स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं रिजल्ट साइंस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर एस.के. शर्मा। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र को यहाँ हम लोग सिद्ध करेंगे। दर्पण सूत्र की सबसे पहले परिभाषा होता है। उस दर्पण सूत्र की परिभाषा को एक बार सुनेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और इससे हम लोग एक व्यंजक को ज्ञात करेंगे। व्यंजक हमारा होगा 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u। तो इस व्यंजक को प्रमाणित अभी करेंगे, तो इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। हम अभी बताए कि अवतल दर्पण में इस वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी के बीच संबंध ज्ञात करना। आपको सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि दर्पण सूत्र कहते किसको है, दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र की परिभाषा क्या है। आपकी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र क्या है। तो दरअसल इसमें क्या करते हैं, अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसका केवल फॉर्मूला लिख देता है कि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u। ये सूत्र लिख देने से आपको पूरा मार्क नहीं मिलता है। ये आप इसको सही तरीक़ा से भाषा में अगर इसको लिखते हैं तो जाकर के आपको पूर्ण मार्क देता है। साथ ही आप अगर इसके नीचे सूत्र लिख देते हैं तो अब आपको पूरा मार्क मिलता है। इस दर्पण सूत्र का परिभाषा है, दर्पण सूत्र कहने का तात्पर्य यहाँ पर है गोलीय दर्पण में। दर्पण में हम लोग अभी गोलीय दर्पण की अध्ययन कर रहे हैं, और जहाँ की हम लोग जाने कि गोलीय दर्पण में एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के पड़े थे, एक अवतल दर्पण था, एक उत्तल दर्पण था। तो सर्वप्रथम अवतल दर्पण की अध्ययन करेंगे और अवतल दर्पण के बारे में हम लोग समझेंगे। तो अवतल दर्पण होता क्या है, तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। जी, जहाँ से मतलब चेहरा देखा जाता है वह सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। ये अवतल दर्पण में हम लोग अभी जानेंगे कि दर्पण सूत्र की परिभाषा। दर्पण सूत्र की परिभाषा में हम लोग को लिखना होता है कि किसी गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच जो संबंध दर्शाता है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। ये इसकी संबंध पर परिभाषा है। अब इनके संबंध क्या है, उन संबंध को जानेंगे। यह जो आप अभी सुने कि मतलब ये दर्पण सूत्र का परिभाषा गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी u, फोकस दूरी v तथा प्रतिबिंब दूरी v, फोकस दूरी f, इसके बीच जो संबंध होता है, इस संबंध को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में दरअसल u वस्तु दूरी होता है, प्रतिबिंब दूरी v होता है, फोकस दूरी f होता है। इनके बीच रिलेशन है, और इनके बीच क्या रिलेशन है कि ये 1/f यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम, 1/f यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम। फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब फोकस दूरी का उल्टा। जैसे कि फोकस दूरी f है तो f को हम लोग उल्टा में कैसे लिखेंगे, तो 1/f लिखेंगे। इसी को पढ़ते हैं व्युत्क्रम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इन्वर्स। तो 1/f बराबर हो जाता है 1/v, यानी कि आपका जो v है वो प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम, और ये u वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी के व्युत्क्रम, इन दोनों के योग के बराबर होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। इन्हीं को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का परिभाषा एक बार पुनः सुन लेना है। गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच जो संबंध होता है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं।
और दर्पण सूत्र में हम लोग यहाँ पर अवतल दर्पण की अध्ययन कर रहे हैं। अवतल दर्पण में अभी हम लोग देखेंगे कि 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u कैसे प्रमाणित किया जाता है, सिद्ध कैसे किया जाता है। अर्थात आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u सिद्ध करे, या आपको ऐसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में u, v तथा f के बीच संबंध दर्शाइए। तो आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क में रहता है, तो ये आपको आना चाहिए और आपको तभी आएगा जब इसको समझेंगे, अच्छे ढंग से बूझेंगे, तो आप इसको आराम से सिद्ध कर सकते हैं। चूँकि ये जटिल है और जटिल को आप अगर तोड़ तोड़ के समझते हैं, अच्छे ढंग से समझते हैं, तो बिल्कुल आप इस सूत्र को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र को सिद्ध करने से पहले इसमें हम लोग को कुछ भाषा लिखना पड़ता है और भाषा हम लोग को यहाँ पर लिखना है। चलिए स्टार्ट कीजिए भाषा लिखने का। तो भाषा में हम लोग लिखना नहीं पड़ता है कि भाषा लिख रहे हैं, केवल व केवल आपको वो चीज़ जो बताई जा रही है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, सल्यूशन दे देंगे। इसके बीच जो संबंध बता रहे हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, सल्यूशन दे देंगे। इसका सल्यूशन हल कर रहे हैं, सल्यूशन दे देंगे। सल्यूशन में लिखेंगे माना कि m n डैश, माना कि m n डैश, m n ऊपर में ऐसे दिए तो इसको डैश पढ़ते हैं। माना कि m, यहाँ देखिए m, यहाँ पर n डैश है। माना कि m n डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, पूर्ण विराम, जिसकी ध्रुव कोष्ठ में P कैपिटल बड़ा में P, जिसकी ध्रुव P, कॉमा वक्रता केंद्र कोष्ठ में C कैपिटल C, वक्रता केंद्र कोष्ठ में C, वक्रता केंद्र कोष्ठ में C, तथा मुख्य फोकस F कैपिटल F, मुख्य फोकस F है, पूर्ण विराम। इसी में लिखना है जब वस्तु को अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस
मुख्य फोकस के बीच बनता है, 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 पूर्ण विराम। ये हो गया भाषा। अब आगे की बात हम लोग जानेंगे, कुछ समझेंगे। हम लोग यहाँ समझेंगे, अभी आपने एक स्थिति को जाने अवतल दर्पण के सामने। स्थिति ये था कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना, और इस बात को हम लोग यहाँ लिखे हैं। इससे पहले हम लोग को ये जान लेना आवश्यक होता है कि वस्तु दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। आपको पिछले क्लास में ये बात को लिखाया गया था, साथ ही इसको समझाया गया था। इनमें से आपको ये तीनों की परिभाषा पता रहना चाहिए, साथ ही इन तीनों का चिन्ह परिपाटी से चिन्ह आपको याद रहना चाहिए। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि वस्तु दूरी किसे कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी का एक और नया नाम भी है जिसका नाम है फोकसांतर, या इसी का नाम तीसरा नाम है नभयांतर। तो हम लोग को फोकस दूरी या फोकसांतर नाम से समझना है। दो ही नाम से परीक्षा में परिभाषा पूछता है, या तो पूछता है फोकस दूरी किसे कहते हैं, या तो पूछता है फोकसांतर किसे कहते हैं। खड़े हो जाएंगे। आप बताएंगे कि फोकस दूरी की परिभाषा क्या है। गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है? फोकस दूरी अवतल दर्पण में किस चिन्ह के साथ होती है? ऋणात्मक। ऋणात्मक। बैठिए। खड़े हो जाएंगे नीलेश कुमार। आपको बताना है वस्तु दूरी किसे कहते हैं। वस्तु दूरी को किससे सूचित किया जाता है? वस्तु दूरी का चिन्ह क्या होता है? चिन्ह परिपाटी से इसका चिन्ह बताना है, क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में इसका क्या चिन्ह होता है? उत्तल दर्पण में इसका क्या चिन्ह होता है? ऋणात्मक ही होता है। बैठिए। सही जवाब दिए कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु दूरी का चिन्ह प्रायः ऋणात्मक होता है। यानी वस्तु दूरी अगर हिसाब में दिया रहेगा तो उसका मान में माइनस लगा देना है, ऋणात्मक चिन्ह लगा देना है। खड़े हो जाएंगे आंचल कुमारी। आप बताएंगे प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण में ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को, ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण में आप बताएंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी का चिन्ह क्या होता है? आप इस परिपाटी को देखकर के बताएंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी का चिन्ह क्या होगा। बैठिए। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिए कि अवतल दर्पण में अभी जो स्थिति देख रहे हैं उस स्थिति में ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और इसके चिन्ह जो होता है वो चिन्ह भी होता है, और भी इसमें माइनस लिया जाता है, माइनस में इसको लिखा जाता है। चलिए, हम लोग यहाँ पर एक बात किए हैं, समझिए इस बात, इस डायग्राम को क्या किए हैं, डायग्राम में क्या काम हुआ उस काम को समझिए। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाया गया नाप जोख करके, जैसे आपको क्लास में बताए थे कि अवतल दर्पण में
हम लोग कैसे आरेख को खींचते हैं और आरेख का क्या खींचने का तरीका होता है वो तरीका बताए थे। अब हम लोग ये अवतल दर्पण का निर्माण करने के बाद हम लोग जाने कि ये ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, फोकस या मुख्य फोकस F है। ये प्रधान अक्ष PC है जो एक रेखा है। ये प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच AB वस्तु को लंबवत रखा गया है और इस वस्तु के ऊपर से प्रकाश की किरण आपतित हुआ है और दर्पण के परावर्तक सतह तक गया है। परावर्तक सतह पे ये प्रकाश का किरण पहुंचने पर प्रकाश का परावर्तन हो गया और परावर्तन होकर के मुख्य फोकस से होकर के ये किरण गुजर गया। ये बात को हम लोग पीछे भी जाने हैं और समझे हैं। और दूसरा किरण क्या है कि ये किरण जो है ये वस्तु के ऊपर से और वक्रता केंद्र से होकर के आया है। तो ये वक्रता केंद्र से आया है और परावर्तक सतह पर आया है। परावर्तक सतह से टकरा करके अब पुनः उसी माध्यम में लौट गया। तो ये आपको नियम में बताया गया। तो ये किरण इस प्रकार से आया और उसी प्रकार से चला गया और ये फोकस से होकर के गुजरा। अब देखिए ये दोनों का वास्तव कटान हम लोग को यहाँ प्राप्त हुआ। यहाँ से प्रधान अक्ष पर एक लंब डाल दिए जो प्रतिबिंब हुआ, यानी A डैश अब B डैश प्रतिबिंब बना और ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है और स्थिति में बनता है और आपको ये याद भी रखना है। अब इसके बाद हम लोग एक नई काम किए हैं, इसमें सिद्ध करने के लिए एक रचना किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं। जिस प्रकार से आप ज्यामिति में किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए रचना करना पड़ता है, इसमें भी ये रचना किया गया। ये दरअसल ज्यामिति के तरीके से सिद्ध किया जाता है। तो ये एक ज्यामिति के तरीके को अगर आप सीख लेते हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदा है। ये दर्पण सूत्र को जो आप सिद्ध कर रहे हैं ये क्लास 10th के लिए ही नहीं है, बल्कि आप अगर क्लास 12th में एक मॉडर्न फिजिक्स में ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ पर भी ये आपको सिद्ध करने के लिए मिलेगा। तो अगर क्लास 10th में अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सही ढंग से अगर आप समझ जाते हैं तो आपको क्लास 12th में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग को ये डायग्राम को समझ लेना था और डायग्राम को जैसे कि हम लोग समझे। अब ये जो NQ है ये NQ लंब डाला गया। तो हम लोग आगे रचना में लिखेंगे, रचना स्टार दे करके लिखेंगे। रचना स्टार नहीं देना है, बस यहाँ पर देना है रचना, रचना लिख करके डैश दे देना है, रचना लिख करके डैश दे देना है, रचना। तो रचना में क्या किया गया है, रचना में क्या किया गया है कि ये NQ लंब डाला गया है किस पर, तो प्रधान अक्ष PC पर, प्रधान अक्ष PC पर NQ लंब PC खींचा या डाला, एक ही बात हुआ। ये हम लोग का रचना हुआ है। इससे पूर्व में जो भाषा लिखाए हैं सिद्ध करने वक्त आपको परीक्षा में भाषा लिखना अनिवार्य है और भाषा नहीं लिखिएगा तो पूरा मार्क नहीं देगा। कॉपी में आपको भाषा अवश्य लिखना है। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जितने भी चीज़ यहाँ पर देखें लिखें वो सभी बात को आपको परीक्षा में पालन करना है। आइए उसके बाद हम लोग को क्या सिद्ध करना है, क्या व्यंजक लाना है, उस पर आते हैं। तो यहाँ पर लिख देना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, लिखते चलिए, सिद्ध करना है कि 1/f यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/f बराबर 1/v अजोर 1/u, 1/u। यह दर्पण सूत्र है, इसे दर्पण सूत्र कहते हैं। इसको भाषा में आपको लिखना होता है क्या,
अवतल दर्पण में अगर अवतल दर्पण का सूत्र पूछेगा क्या है तो भाषा में लिखना पड़ेगा। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच जो सूत्र संबंध बताता है उस सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण सूत्र या अवतल दर्पण का सूत्र। अवतल दर्पण का यही सूत्र होता है और यही उत्तल दर्पण का भी सूत्र होता है, इसलिए इसको गोलीय दर्पण कहते हैं, इसलिए इसको गोलीय दर्पण भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग को ये बात को लिख लिए। अब आगे हम लोग को क्या लिखना है? परमाण। परमाण, परमाण में क्या लिखना है? देखिए परमाण में हम लोग को लिखना है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'B'C में। अब देखिए हम लोग पहले ही आपको बता दिए कि हम लोग ये ज्यामिति तरीके से सिद्ध करेंगे। ज्यामिति में आपको एक चैप्टर पढ़ने के लिए मिलता है क्लास 10th में, उस चैप्टर का नाम है समरूप। और समरूप को समझना और उनकी बातों को जानना आपको होना चाहिए। क्या है समरूप? इस बात को सबसे पहले अगर समरूप को नहीं समझेंगे तो यह जो बात आगे लिखेंगे वो नहीं समझ पाएंगे। हम लोग यहाँ पर ज्यामिति तरीके से करेंगे क्या? दो त्रिभुज को समरूप कर देंगे। तो दो त्रिभुज को समरूप हम लोग कैसे करते हैं? तो उनके लिए नियम है। कोई भी त्रिभुज समरूप होगा तो उनका नियम है। अगर दोनों त्रिभुज का दो कोण या तीन कोण संगत रूप से समान हो जाएगा तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होगा। दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए शर्त है, क्या शर्त है? कि दो त्रिभुज समरूप हो सकती है यदि दोनों त्रिभुज की संगत कोण समान हो यानी बराबर हो, साथ ही दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो। जब किन्हीं दो त्रिभुज में दोनों त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो जाए या उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए तो उन स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होती है। चलिए हम दो त्रिभुज को यहाँ समरूप करके दिखाते हैं। इस बात को हम लोग पूर्ण विवरण के रूप में आगे एक चैप्टर आने वाला है त्रिभुज, और त्रिभुज में हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि समरूप कैसे करते हैं। जैसे कि अभी विचार सुने उसी पर है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक त्रिभुज लिए ABC, एक त्रिभुज है A', ये दोनों त्रिभुज को क्या कर रहे हैं? हम लोग समरूप कर रहे हैं। तो समरूप करने के लिए जैसे आप जाने कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो चलिए ये 90 डिग्री है, ये भी जो प्रतिबिंब बनाई है लंबवत ही है तो ये भी 90 डिग्री है। कहने का मतलब यह कि कोण A त्रिभुज ABC में और त्रिभुज A'B'C में कोण A' क्या है? 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर हो गए। ठीक, ये चीज़ को लिख देना, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री का, इसलिए बराबर हुआ। अब उसके बाद देखिए एक कोण, यहाँ गौर करेंगे तो ये देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा। आपने क्लास 9 में पढ़े कि शीर्ष मतलब आमने सामने का कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? ऑलवेज इक्वल होता है। जब वन लाइन एंड अनदर लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो आमने सामने का कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। आप देख पा रहे हैं कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रहा है, तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो क्या लिखेंगे हम लोग? कोण क्या लिखेंगे? ACB, क्या? ACB। अब बराबर क्या कोण लिखेंगे उस त्रिभुज में? कोण A'CB'। क्यों बराबर हुआ ये? क्योंकि ये लिख देंगे कोष्ठ में क्या? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से
इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में क्या कहते हैं? VOA। हाँ, VOA। CBSE बोर्ड वाला ज़्यादा यूज करता है VOA। LP लीनियर पेयर ना। तो हम लोग दो कोण बराबर, तो अभी हम लोग सुने थे कि दो त्रिभुज समरूप हो सकती है यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो दो संगत कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, या तीन कोण बराबर हो गया तो भी दोनों त्रिभुज समरूप। थेल्स ने इस पर एक विचार दिया था। थेल्स ने कहा था अगर किसी दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो तो तीसरी कोण अल्टीमेटली बराबर होता है। अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर आ जाए तो तीसरा जो शेष कोण है वो ऑटोमेटिकली बराबर होती है, प्रैक्टिकली बराबर होती है। आप इसको प्रैक्टिकल पे देख सकते हैं कि हाँ वास्तव में तीसरा कोण बराबर होता है। दो कोण इसमें, दो कोण इसमें समान लीजिए, तीसरा कोण त्रिभुज के तीनों कोण से निकालिए, सेम ही निकलेगा, अर्थात वो दोनों शेष कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग चाहे तो वो कोण शेष कोण को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो कोण अगर बराबर हो गया तो हम लोग का एक नियम है, कसौटी है, और उस कसौटी से त्रिभुज को समरूप कर देते हैं। क्या है कसौटी? तो उस कसौटी को जानेंगे। कसौटी है दो कोण बराबर हुआ तो एंगल एंगल, एंगल एंगल, समरूपता, समरूपता उपप्रमेय से ना, समरूपता उपप्रमेय से, समरूपता उपप्रमेय से। अगर तीन कोण बराबर लिख देंगे तो प्रमेय लगा देंगे, उपप्रमेय हट जाएगा, तब क्या हो जाएगा? प्रमेय हो जाएगा। चूंकि ये प्रमेय पढ़ने के लिए हम लोग उपप्रमेय से कर रहे हैं, और उपप्रमेय से हम लोग को आसान लगता है और कम लिखना होता है। ए समरूपता उपप्रमेय से क्या हो जाएगा? त्रिभुज कौन सा? एक त्रिभुज ABC, ABC और समरूप त्रिभुज कौन सा? ABC, ABC। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। हाँ, याद ध्यान देंगे, अगर दो त्रिभुज समरूप होती है, हाँ दो त्रिभुज अगर समरूप होती है, अगर त्रिभुज कोण से समरूप हुई है तो उनकी संगत भुजा को समानुपाती करना होता है। जैसे कि आपने क्लास 9th में सर्वांग समता पढ़े होंगे, और सर्वांग समता में ये बात को आप लोग ध्यान दिए होंगे और जाने भी होंगे कि अगर वो दो त्रिभुज अगर उसका कोण बराबर हो जाता है, तो किसी दो त्रिभुज में कोण से अगर सर्वांग सम हो जाता है या भुजा से सर्वांग सम कर देते हैं, भुजा से सर्वांग सम कर लेते हैं, तो उसका संगत कोण बराबर लिख देते थे। यहाँ पर आप लोग का दो कोण दोनों त्रिभुज का बराबर हो गया तो इनकी भुजा को क्या लिखेंगे? समानुपाती में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि दो समरूप, चूंकि दो समरूप त्रिभुज, चूंकि दो समरूप त्रिभुज की संगत, चूंकि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, ये लिख देना है। अब देखिए दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये लिख देने के बाद क्या करना है? कैसे हम लोग समानुपाती लिखेंगे? तो यहाँ देखिए AB ये है, इसका A'B', क्या करना है? समान अनुपात में लिखना, अनुपात में, बराबर नहीं, अनुपात में। आपको 9 क्लास में होगा ये दोनों इसके ये इसके बराबर होगा, BC B' के बराबर होगा, AC A' के बराबर होगा ना। ये हम लोग बराबर नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? समानुपाती करेंगे। कैसे? तो AB बटे A'B' ना, अब बराबर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? AC, BC से हम लोग का मतलब नहीं है, BC से हम लोग कोई चीज़ फाइंड आउट नहीं करेंगे, इसमें से सूत्र नहीं आएगा, उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। हम लोग को क्या लेना है? AC बटे A', AC बटे A' होगा ना, AC लिए तो A' होगा ना, तो A' हो गया। तो ये हो गया समीकरण 1 ना, यहाँ पर लिख देंगे ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से क्या देखना है? अभी देखे आप लोग ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम लोग समरूप किए ना, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा था A', B', C और ABC त्रिभुज बन रहा था। अब इधर देखिए, अब ये त्रिभुज बन रहा है NQF बन रहा है ना, और उसके बाद A', B', F ये भी त्रिभुज बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज को पुनः समरूप करेंगे।
समझ रहे बात को। और तब जा कर के हम लोग दो समीकरण ला करके कुछ तालमेल बैठाएंगे, क्या आगे प्रोसेस होगा। चलिए पुनः क्या करेंगे, यहाँ से पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज कौन सा कहे थे, NQF, क्या बोले, NQF, या कहे आप क्या लिख सकते हैं, इधर ABC में लिखे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, QNF, 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 तथा त्रिभुज कौन सा उधर हो जाएगा, A', में। ये त्रिभुज का नाम आपको क्लास 9 से ही पता है कि त्रिभुज का नाम समरूप करने वक्त या सर्वांग समता करते वक्त नाम थोड़ा सोच समझ करके कोण संगत भुजा को ध्यान में रख करके लिया जाता है, अन्यथा ये गलत हो जाता है। और बहुत टीचर इसको गलत करते हैं, जायज़ है गलत करना, गलत है तो गलत होता है। त्रिभुज का नाम समरूप करते वक्त और सर्वांग समता करते वक्त आपको थोड़ा सोच समझ करके लिया जाता है। वो डिपेंड करता है संगत भुजा पर या संगत कोण पर, संगत भुजा पर, संगत कोण पर। तो यहाँ पर हम लोग दो त्रिभुज का नाम सही ढंग से लिए, संगत भुजा पर लिए और संगत कोण इस पर सही है। अब हम लोग आएंगे, क्या लिखेंगे, ये दोनों त्रिभुज को मतलब समरूप करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोण उस त्रिभुज में, क्या कोण Q 90 डिग्री है ना, कोण Q बराबर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में कोण A' बराबर कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। जल्दी कीजिए, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए उस त्रिभुज में कौन सा कोण, NFQ, देखिए ना NFQ है ना, NFQ। और इस त्रिभुज का कौन सा कोण, B', ऐसे भी लिख सकते। कोण में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, समझे ना, कोण में कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज के नाम पर है तो यहाँ कोण लगा देना। ये दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या है, समान है। शीर्षाभिमुख कोण से ये क्यों हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण से हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण से ये हो गया। तो क्या कहेंगे, अगर इस त्रिभुज में भी दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा कोण क्या होगा, स्वतः बराबर होगा ना। चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए ए समरूपता जल्दी लिखेंगे, मिटा दिया जाएगा। समरूपता प्रमेय, उपप्रमेय ना, उपप्रमेय से क्या, त्रिभुज कौन सा, QNF, क्या QNF। असमरूप कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज A', B', F, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जैसे यहाँ समरूप करके दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, वैसे यहाँ पर लिखना है। जल्दी कीजिए, नीचे लिख देना है। इतना लिखने के बाद नीचे लिखना है, चूँकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, लिख दिए, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। अब आइए समानुपाती कर लेते हैं। तो ऊपर हम लोग मिटा लेते हैं, ऊपर में जो भी चीज़ लिखा गया है उसको मिटा लेते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो अभी हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग देखें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, क्या ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजा क्या लिखा, समानुपाती होता है ना। तो अब लिखिए QN/A', नीचे लिख देना है QN, इसलिए का चिन्ह देख करके, इसलिए QN/A', QN/A'। अब बराबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे क्या, QF, ये देखिए QF, जैसे उसमें किए थे QF, अब बटे क्या हो जाएगा,
ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ लिख देना, ए डैश एफ लिख देना। अब यहाँ देखिए ये जो आया ना, यहाँ पर कुछ विविधता, मतलब इसमें विविधता आ गया, नीचे वाला इस नीचे वाला के तो बराबर आ गया, ठीक। ऊपर ए बी है, यहाँ पर क्यू एन है, बराबर नहीं हुआ। दोनों समीकरण से हम लोग क्या आगे की बात को निकाल पाएंगे? नहीं। तो आगे की बात को कैसे निकालेंगे उस बात पर ध्यान देना है क्या ना। यहाँ पर देखिए कि ए बी और ये क्यू एन समांतर रेखा के बीच है। तो हम लोग जानते हैं कि किन्हीं दो समांतर रेखा के बीच की लंबिक दूरियां समान होता है। ये हम लोग सिद्ध भी किए हैं क्लास 9th में, और इसको यूज भी किए कि दो समांतर रेखा के बीच की लंबिक दूरियां क्या होती है? समान होती है। तो चलिए देखिए हम लोग का क्या है, समांतर है। क्या समांतर है? यहाँ पर लिखेंगे, इतना समीकरण नहीं मानेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर क्या, ए बी समांतर क्या, पी सी प्रधान अक्ष के समांतर है ना। तो ए बी समांतर, यहाँ पर ए बी नहीं, क्या है? ए बी नहीं है, बी एन है, बी एन समांतर पी सी, बी एन समांतर क्या, पी सी, ये लिख देना है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू एन हो जाएगा ना। तो समांतर रेखा के बीच की दूरियां क्या होती है? समान होती है। इसलिए तो क्या इसमें हम लोग चेंज ला सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू एन को हटा करके क्या लिख सकते हैं आप? ए बी लिख सकते हैं ना। क्यू एन हट गया तो क्या आएगा? ए बी। यहाँ पर क्यू एन है, यहाँ क्यू एन बराबर क्या ला दिए हैं? ए बी। तो क्यू एन हटा देंगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए बी अब बट क्या, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब बराबर इधर आप सेम रखेंगे, क्यू एफ अब बट क्या, ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ। इसको लिख देंगे समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण 2। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे, दे दिए नाम। अब देखिए ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण 1 है और ऊपर समीकरण 2 है। दोनों समीकरण में आप देख पा रहे हैं कि एक भाग बराबर है। जब दो समीकरण में एक भाग दोनों का बराबर हो तो दूसरा भाग अल्टीमेटली बराबर होता है, इक्वल होता है। एक भाग अगर बराबर तो दूसरा भाग स्वतः बराबर। जैसे ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, दोनों समीकरण में एक भाग बराबर है ना, तो इसलिए ये इसके बराबर हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 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 समीकरण 1 तथा 2 से ए सी बटे ए डैश सी, ए सी बटे ए डैश सी, ए सी बटे क्या, ए डैश सी अब बराबर क्या, क्यू एफ, क्यू एफ अब बटे ए डैश एफ हो जाएगा ना। ये और ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, हो जाएगा बराबर। ये बराबर लिख दिए। अब देखिए ये बराबर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण 1 तथा 2 से बराबर लिख दिए, क्या, ए सी बटे ए डैश सी अब बराबर क्या, क्यू एफ बटे ए डैश सी हो गया, लिख दिए ना। अब आइए, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक त्रुटि यह है इसमें कि हम लोग का क्यू एफ, ये देख रहे हैं क्यू एफ ये कोई दूरी नहीं है, समझे ना, ये किसी का दूरी नहीं है। क्यू से एफ की दूरी नहीं है या क्यू से पी की दूरी, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बना है, ना कोई वस्तु रखा गया, ना कोई प्रतिबिंब यहाँ बना है। तो ये क्यू एफ की जो दूरी है ना, ये क्यू एफ की दूरी को हटाना होगा, तब हम लोग का काम बन जाएगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना, यहाँ पर भाषा लिखना पड़ता है कि बिंदु क्यू अगर पी के निकट होगा, बिंदु अगर क्यू पी के निकट होगा, अगर क्यू बिंदु पी के निकट होगा तब हम लोग का ये क्यू एफ जो है ना, क्यू एफ के डिस्टेंस पी एफ के बराबर हो जाएगा। क्यू एफ का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? पी एफ। तो नीचे लिखना है, निकट लिखना है,
यदि बिंदु Q P बिंदु के निकट हो, P बिंदु क्या है आपका, ध्रुव है ना, P बिंदु के निकट हो तो क्या होगा, जब ये निकट होगा, QP के निकट होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो QF का डिस्टेंस है ना, वो QF का डिस्टेंस किसके डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, PF के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, PF के दूरी के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, AC को AC लिखेंगे, बट AC को हम लोग AC बराबर QF को हटा करके क्या लिख देंगे, PF लिख देंगे। अब बट A' F लिख देंगे। अब इसका मेन काम स्टार्ट होगा। ये तो इतना तक मतलब ज्योमेट्री था, इतना तक तो ज्यामिति था। अब इसका मेन काम स्टार्ट होगा। इसके अंदर जो भी चीज़ है वो सभी बात को व्यक्त किया जाएगा। जो आपने पीछे थ्योरी में पढ़े हैं उन सभी बात को यहाँ पर लागू करेंगे। ये जितना भी था अभी तक में वो ज्योमेट्री था, ज्यामिति था। अब ज्यामिति से बाहर आते हैं अपनी ये डायग्राम पर, और डायग्राम पर से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ध्रुव से सभी दूरी को मापते हैं। इसमें आपको ध्रुव से सभी दूरियां मापने के लिए आना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़े थे कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। जितने भी दूरी होती है वो कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। तो क्या AC, आप जो यहाँ पिक्चर पे देख रहे हैं AC, ये AC की दूरी ध्रुव से मापी गई है तो नहीं। तो ये दूरी AC को हम लोग ध्रुव से मापेंगे। तो ध्रुव से मापने के लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान देंगे। ये AC की दूरी ध्रुव से कैसे मापेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये P, ये आपका क्या है, P, ध्रुव है, P है, ये P है, और ये P से A की टोटल डिस्टेंस ले लेंगे तो ध्रुव से हो जाएगा ना वस्तु की दूरी। ये वस्तु है ना, A पॉइंट पर वस्तु है ना, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी हो जाएगा। पूरे ले लिए, पूरे में से आप ये P से C तक को घटा दिए तो क्या बच गया ना, AC। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, AC को हटाकर क्या लिख देंगे, ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यही समझना है, आगे सिद्ध हो जाएगा। P से A तक की टोटल दूरी ले लेंगे, PA टोटल दूरी ले लेंगे, अब माइनस कर देंगे क्या, PC बट P टोटल वस्तु दूरी ले ली, P से यहाँ तक की दूरी ले लिए और उसमें से इतना दूरी को उधर घटा दिए तो बच गया ना AC। तो ये हो गया। अब उसके बाद ये नहीं नापा गया था, ये इसको नाप लिए। उसके बाद A' देखिए, A', तो यहाँ भी समझिए, A' यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, ये भी नहीं नापी गई है। इसको नापेंगे कैसे, P से C तक की दूरी ले लेंगे और उसमें P से A' घटा देंगे तो बच गया ना हम लोग का A'। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, P से हम लोग C ले लिए और उसमें से घटा दिए क्या, इसमें से घटा दिए हम लोग घटा दिए क्या, A' P है या PA', एक ही बात हुआ, PA' घटा दिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए PA' घटा दिए तो हम लोग को A' आ गया। ये इसको A' ही समझेंगे, इसको हम लोग PC मतलब AC ही समझेंगे। ये AC को ही लिखा गया P - A PC, और A' को क्या लिखा गया, PC - PA'। समझ गए बात को। अब यहाँ पर PF देखिए, P यहाँ पर है, F यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया, ध्रुव से फोकस की दूरी। ध्रुव से फोकस की दूरी मापा गया है ना, इसको नहीं नापेंगे। उसके बाद A', यहाँ पर देख लीजिए, A' नापा गया है, नहीं, ये भी नापा नहीं गया, इसको भी नापेंगे। क्या लेंगे, A' को कैसे नापेंगे, तो पूरे ले लेंगे, P से A' ले लेंगे और उसमें से PF को घटा देंगे तो A' बच गया ना। तो ये ऐसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, PF। ऊपर वाला मापा गया था ध्रुव से, इसलिए नहीं नापे। अब नीचे वाला A' नहीं नापा गया है, उसको नाप रहे हैं। P से A' लेंगे और PF को घटा देंगे, P से A' लेंगे, उसमें से क्या घटा देंगे, PF को घटा देंगे, ये हो गया। इसे कहते हैं ध्रुव से दूरी को मापना। हम लोग पढ़े ना पीछे थ्योरी में,
जितनी भी दूरियां होती है वो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। यहाँ पर हम लोग करके देखे ध्रुव से कैसे दूरी मापते हैं। तो ध्रुव से दूरी माप लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी से चिन्ह लिखते हैं और इसकी जो सूचित करने वाला शब्द है उनको लिखते हैं। यहाँ पर कुछ बात आ गया है और उस बात को हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, नीचे लिख देंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या लिखेंगे। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सिंबल आएगा यानी संकेत आएगा। संकेत क्या आएगा जरा ध्यान देंगे। हे ध्रुव है, ठीक, ये ए वस्तु है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी हुआ ना, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, ध्रुव मतलब किससे, यू से। और यू क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर पी ए हट जाएगा, यहाँ पर पी ए क्या होगा, हट जाएगा। क्या आएगा, माइनस यू आएगा। क्या आएगा, माइनस यू। ये चिन्ह देख रहे हैं माइनस है तो माइनस ही देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे देखिए क्या लिखेंगे। ये देखिए आपका क्या है, ध्रुव है ना, ध्रुव से सी, पी सी, पी सी मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर या कैपिटल। अच्छा, आर बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं पीछे, आर बराबर क्या सूत्र पढ़े हैं, 2f होता है। क्या होता है, 2f होता है। आर बराबर क्या होता है, 2f। तो यहाँ पर क्या हम लोग ये वक्रता त्रिज्या आर हो रहा है, आर को हम लोग 2f लिख सकते हैं क्या, तो पीसी को हटा करके लिख देंगे। ई 2f क्या होगा, ऋणात्मक की धनात्मक, ऋणात्मक, तो माइनस, ऋणात्मक होगा ना। ये तो चिन्ह तो सरकारी है ना, ये पहले से है ना, इसका कोई मतलब नहीं, इसका इससे कोई मतलब नहीं, इसका पीसी का चिन्ह आ रहा है। पीसी यानी वक्रता त्रिज्या क्या, -2f, ये लिख देना। बट उसके बाद आइए, उसके बाद देखिए पीसी है, तो पीसी तुरंत नापे हैं, कितना था, -2f था, -2f। पीसी अभी तुरंत नापे थे ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये देखिए ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं, पीछे माइनस है, माइनस से मतलब चिन्ह परिवर्तन करता है। पी ए डैश, जरा देखिए पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब है ना। पी ध्रुव से ये ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं, भी से। और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है इसमें, ऋणात्मक ना, इस स्थिति में क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस भी लिख देंगे, माइनस भी लिख देंगे, बराबर। अब तो पी से एफ की दूरी आपने कहिएगा कि फोकस दूरी हुआ, पी से एफ यानी कि ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसमें होता है ना, तो ऋणात्मक दे दिए एफ। उसके बाद पी ए डैश देखिए क्या है, पी ए डैश है, पी ए डैश है, तो पी ए डैश, पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस भी, अभी तुरंत नापे थे, माइनस भी। उसके बाद पी एफ है ना, पी एफ है, तो पी एफ क्या है, फोकस दूरी, तो माइनस एफ होता है, माइनस एफ दे दी। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या कैलकुलेशन है जरा देखेंगे, माइनस प्लस का कैलकुलेशन है। उसके बाद बाय क्रॉस गुना है और कुछ नहीं है, सिद्ध हो जाएगा। ये इम्प्लाइज का सिंबल देंगे क्योंकि जो ये समीकरण के रूप में जाएगा, समीकरण है भी, वो जो सूत्र है वो समीकरण ही है। ये माइनस यू ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, 2f हो जाएगा, ठीक। अब बटे नीचे लिखते चलिए, आप लोग समझते चलिए, -2f, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, भी। अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -f, अब बटे क्या, -b, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +f। अब ये हो गया। अब इसके बाद बाय क्रॉस गुना कर देंगे, बाय क्रॉस गुना कर देंगे। बाय क्रॉस गुना कैसे करते हैं जरा ध्यान देंगे, बाय क्रॉस गुना क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ये ना हुआ बाय क्रॉस गुना। इसको चलिए इससे गुना करते हैं, तो पहले गुना के रूप में लिख देते हैं, -u + 2f * क्या हो जाएगा, -v + f, अब बराबर। इसको इससे क्या हो जाएगा, -2f + v, -2f + v, गुना क्या हो जाएगा, -f, -f से गुना हो जाएगा। ये हो गया बाय क्रॉस गुना। चलिए अब गुना कीजिए,
गुना हम ऊपर कर दे रहे हैं ताकि आपको ये आगे तक प्रोसेस जाएगा, आखिरी में देखिएगा कितना मतलब ये आराम से सिद्ध हो जाता है। चलिए आगे हम लोग अब गुना करके इस पे लिखते हैं। देखिए गुना कैसे किया जाएगा, आप लोग बीजगणित का गुना जानते हैं, वैसे ही गुना किया जाएगा। ज़रा ध्यान देंगे, ई देखिए ध्यान दीजिए, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यू गुना भी क्या हो जाएगा यू भी, और यू गुना एफ क्या हो जाएगा यू एफ, यू गुना एफ ये माइनस है, ई प्लस है तो क्या माइनस क्या होगा यू एफ हो जाएगा, ये लिख देंगे। इससे दोनों में गुना हो गया, अब इससे गुना करेंगे तो ई प्लस 2f गुना भी, तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2vf हो जाएगा, माइनस 2vf। अब इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना हो गया ना, अब इसको इससे गुना करेंगे 2f गुना f क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस क्या 2f स्क्वायर हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये दोनों में गुना हो गया। अब इसको गुना करेंगे बराबर, यहाँ बराबर दे करके इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा ना, इधर 2f स्क्वायर। अब इसमें उस पर गुना होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या vf हो जाएगा ना। अब जरा गौर से देखिए, ओ यहाँ प्लस 2f स्क्वायर इधर भी है उधर भी है, सेम में प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, दोनों तरफ है तो कटेगा ना। अब जो बच गया उसको लिख देना है, जो बच गया उसको लिख देना है। क्या बचा यू भी अब माइनस क्या यू एफ। अच्छा एक बात क्या है, एक बात और देखो, एक बात ऐसा करो कि ये देखिए वी एफ वाला है ना, ये वी एफ उधर है, ये वी एफ उधर है ना, इसकी पार्टी उधर है ना, तो इसको उधर भेज देंगे, यू एफ को इधर रखेंगे, ये माइनस 2f को उधर भेज देंगे तो क्या बच जाएगा प्लस 2f ना, तो यहाँ बच गया 2vf प्लस में इधर आ गया, तो 2vf इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया। अब प्लस क्या है vf है तो vf दे दी, ये ऐसा लिख दी, चूँकि ये हल हो जाएगा इसलिए उधर भेजे हैं। अब देखिए क्या करेंगे यू भी अब माइनस क्या uf, अब बराबर हल हो करके क्या हो जाएगा ये vf हो जाएगा ना, 2vf में से f मतलब vf गया तो बचा ना vf, ये घटेगा ना, दोनों एक रेशियो है ना तो घट गया। अच्छा अब देखिए यहाँ से तो हम लोग को सिद्ध नहीं हुआ, तो यहाँ से एक नई टेक्निक को अपनाते हैं। इतना तो काम कर लिए, आगे सॉल्यूशन जाएगा नहीं, तो आगे सॉल्यूशन नहीं जाएगा तो उसके लिए दोनों तरफ कुछ काम करने का बैलेंसिंग का काम होता है। तो लिखेंगे भाषा नीचे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों भाषा में लिखना है, दोनों तरफ u इंटू भी इंटू एफ, यानी तीनों को गुना करके भागा दे देंगे, u भी एफ से भाग देने पर चलिए ये लिख देना। चलिए भागा देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। आपको आ जाएगा फॉर्मूला u भी बटे क्या u भी एफ, अब माइनस क्या हो जाएगा u एफ, अब बटे क्या रे u भी एफ, अब बराबर क्या भी एफ, अब बटे क्या आपका आएगा u भी एफ। अब काटने वाला को काट देंगे तो देखिए u से u कट गया, v से भी कट गया, यानी u भी कट गया ना, यहाँ से f और f कट गया ना, उसके बाद u से u कट गया, हाँ कट गया ना, और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या इधर कटने वाला f से f कट गया, अब v से भी कट गया, नहीं भी f कट गया, तो क्या बच गया उसको लिख देना फ्रेश करके। क्या बचा आपको, बचा यहाँ पर 1/f, क्या बचा 1/f बचा ना, माइनस यहाँ पर क्या बचा 1/v बचा, इधर क्या बचा 1/u बचा ना। अब 1/u उधर बचा, तो देखो तो आराम से नहीं सिद्ध हो गया, इसको उधर भेज देंगे तो 1/f बराबर क्या लिखेगा, इसको उधर भेजेगा तो 1/v जोड़ 1/u, प्लस में आ गया इधर। यही हम लोग को सिद्ध करने के लिए था, यहाँ सिद्ध हो गया।